हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज इंड टर्म एग्जामिनेशन जो मई 2026 में हुआ था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसका मैं ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4B तक किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5A से कर रहा हूँ। इसमें आपका एक क्वेश्चन आया है स्टेम एंड लीफ डायग्राम का। यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए सब डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स appeared for a test graded on a 0 to 100 scale. The score obtained सारा दिया हुआ है, 94, 90, 92, 91 एटसेट्रा दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाइए। दूसरा कह रहा है मीन फाइंड आउट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा कह रहा है ए स्कोर एबव 90 इज कंसिडर्ड एक्सेलेंट। जो 90 मार्क्स से एबव जो स्कोर लाए हैं स्टूडेंट्स, वो एक्सेलेंट कहलाए हैं। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड एक्सेलेंट और व्हाट प्रपोर्शन भी फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस जो वीडियो दिया हुआ है सेमेस्टर 4 के लिए जो मैं बनाया हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपका मीन और मीडियन फाइंड आउट किया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें फाइंड आउट नहीं किया हुआ है। ये डेटा थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मैं यहाँ पर मैं करके इसे दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे आप। नेक्स्ट पेज में देखिए जो डेटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 दिया हुआ है। यहाँ पर की इसमें लेंगे 8/3, क्योंकि स्मॉलेस्ट आपका 83 है, इसीलिए 8/3 लिए तो 83। इसका मतलब ये स्टेम में आएगा और ये लीफ में आएगा। 8 स्टेम में आएगा, 3 लीफ में आएगा। इसका वैल्यू 83 है। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। 8 यहाँ पर लिखें, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, स्टेम में 8 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डेटा 86 है, 89 है, यानी रफ में इस डेटा को 86 का मतलब 86, 89 का मतलब 89, 7 का मतलब 87, 9 का मतलब 89 एटसेट्रा। मैं डेटा को लिख लिया हूँ। 40 डेटा है ये। अगर 94 लिखना है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 90 लिखना है 0 लिखेंगे, 2, 1 एटसेट्रा। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखाएगा आपका 3, क्योंकि 83 स्मॉलेस्ट है आपका। और 3 के बाद आएगा, यहाँ पर 3 ले लिए, 3 लिख लिए। 3 के बाद आएगा आपका 4, तो हम लोग 4 लिखेंगे। देखिए 4 लिखे। 4 के बाद आएगा आपका 5 देखिए कितना है, 1 2 देखिए स्टूडेंट से 5 लिखा हुआ था, तो हम लोग का 5 है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5। उसके बाद 6 देखिए कितना है आपका, यहाँ पर 6 देखिए कितना है, 6 देखिए यहाँ पर 6 1 है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 आएगा, 7 है, देखिए 1 है 7, 2 है 7, तो यहाँ पर 7 होगा। इस तरीके से मैं इस पूरा को असेंडिंग ऑर्डर में 8 वाला लिख देता हूँ। देखिए 90 को मैं ऐसे लिखा हूँ, 90 देखिए कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स। 91 7 टाइम्स है तो 1 1 लिखे हैं। 92 है 4 टाइम्स, फिर 93 है, 94 है, 95 है। इस तरीके से ये पहला जो क्वेश्चन था आपको स्टेम लीफ डायग्राम इसी तरह से सॉल्व होगा। अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है मीन। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाई 40। ये आपका मीन कहलाएगा। तो सम ऑफ ऑल स्कोर कितना होगा अगर इसको ऐड करेंगे, यानी 83 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 85 एटसेट्रा, या 90, ये सभी को ऐड 40 को ऐड करेंगे, तब आएगा आपका 3578 आएगा। और डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 89.45 आएगा। ये आपका मीन कहलाएगा, जिसको हम लोग x बार सपोज कर लेते हैं।
कि एक्स बार है, ये मीन हुआ। अब मीडियन इजकल टू क्या होता है, मीडियन इजकल टू चूंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 है विच इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 है जो इवन है, तो मीडियन इज इक्वल टू होगा n बाई टूथ प्लस n बाई 2 प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाई 2, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 40, तो यानी 28 होगा प्लस 21th आइटम डिवाइडेड बाई 2, तो 28th अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपका यहाँ से लेकर के ये 18 है, ये 19 होगा और ये 20 होगा, ये 21 इसमें आएगा, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन कितना हो गया आपका, मीडियन कितना हो गया आपका मीडियन हो गया, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 90, यानी मीडियन इसका 19 हो गया, 90 हो गया। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है एस सिग्मा स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस 1, और एक्स बार इजकल टू दिया हुआ है 89.45, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 89.45, तो इसका हम पहले से ऑलरेडी मैं पहले से लिख दिया हूँ कि जैसे पहला ऑब्जर्वेशन 83 है आपका, तो 83 माइनस 89.45 का स्क्वायर लिख दिया हूँ, और इसको भी मैं लिख दिया हूँ 84 माइनस 89.45 एटसेट्रा को मैं 40 एंट्री को मैं लिख चुका हूँ। तो इसका जो वैल्यू आएगा जब कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजिंग हो सकता है इसलिए क्योंकि कहीं मिस कर जाए, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा 313.90 आएगा, तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू कहलाएगा 313.90 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 1, और इसका वैल्यू आएगा 2.8370, ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए थर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड एक्सेलेंट मार्क्स, यानी 90% से जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो डैट मीन्स एक्सेलेंट मार्क्स। क्या लिखा हुआ था आपका, जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर एबव 90 का मतलब 91 से शुरू करेंगे, तो 91 से शुरू करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 स्टूडेंट्स 90 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले हैं जो कि एक्सेलेंट स्टूडेंट कहलाएंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन की बात कहता है, तो प्रोपोर्शन लिखेंगे, प्रोपोर्शन में हम लोग लिखेंगे 15 एक्सेलेंट हुआ और टोटल हुआ 40, यानी ए हो जाएगा आपका 3/8, यानी प्रोपोर्शन 3/8 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.375, ये आपका एक्सेलेंट स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग 5 का बी सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5B, यू आर गिवन ए बैग ऑफ मार्बल्स, इनसाइड द बैग 5 रेड 4 white and 3 blue marbles. Using the concept of multinomial probability distribution, calculate the probability that with 6 trials, trial number 6 है, you choose 3 marbles that are red, 3 marbles red है, 1 marble आपका white है और 2 marbles आपका blue है, replacing each marble after it is chosen। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि इसका मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ। तो इसको लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे, जो देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए टोटल मार्बल्स है आपका 5 रेड मार्बल्स है, 4 वाइट मार्बल्स है और 3 ब्लू मार्बल्स है, टोटल मार्बल्स है 12। PR को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स मान लिए, जिसको P1 सपोज किए। PW का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स इक्वल टू P2, PB इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल टू हम लोग P3 लिए। R प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाइट एंड ब्लू मार्बल्स रेस्पेक्टिवली हम लोग सपोज कर लिए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल P1 कितना हो जाएगा, P1 प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल आपका 5 है, तो 5/12 हो जाएगा। और P2 कितना हो जाएगा आपका, P2 प्रोबेबिलिटी फॉर वाइट मार्बल्स 4 है, तो 4/12 हो जाएगा, और 4/12 को लिखेंगे 1/3। और P3 हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स आपका हो जाएगा 3/12, डैट मीन्स 1/4।
ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स और व्हाइट मार्बल सभी हो गया। गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल दिया हुआ है आपका 6। हियर चूज 3 रेड मार्बल्स, 3 रेड मार्बल, 3 रेड मार्बल्स, 1 white and 2 ब्लू मार्बल्स। यहां पर रेड मार्बल्स को आप x1 मानिए, यहां पर इसको x1 लिए, x1 इजकल टू 3 मार्बल्स लिए, इसको x2 लिए, x2 इजकल टू 1 लिए, और इसको x3 लिए, x3 इजकल टू 2 लिए। x1 क्या है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, x2 क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, और x3 क्या है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो अब हम लोग मल्टीनोमियल फॉर्मूला क्या है आपका, मल्टीनोमियल जो फॉर्मूला है आपका p इजिकल टू होता है n फैक्टोरियल टोटल ट्रायल्स डिवाइडेड बाई x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल एंड x3 फैक्टोरियल इनटू होता है p1 टू द पावर x1 और p2 टू द पावर x2 एंड p3 टू द पावर x3, ये होता है। और सबका वैल्यू अगर जो लिखेंगे तो 6 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 6 ट्रायल्स दिया हुआ है। x1 है रेड मार्बल्स यानी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर P1 है 5/12, P1 है देखिए 5/12, और x1 है आपका 3, तो ये 3 लिखेंगे, और आपका P2 है 1/3 तो 1/3 लिखे, और x2 है 1 लिखे, और ये है 1/4 और ये है आपका 2 लिखे। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6 फैक्टोरियल होगा मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखिए या डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.0904। यहाँ पर डायरेक्ट हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे तो 0.0904 होगा, यानी P इजिकल टू होगा आपका 0.0904। ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज किया। ऐसे आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, और 3 फैक्टोरियल को 6, 2 फैक्टोरियल को 2, उसके बाद बाकी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 6A देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में A और B दोनों में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर द मीन ऑफ सैंपल ऑफ साइज 1000 एंड 2000 आर 67.5 मीन दिया हुआ है और 68 cm दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। कैन द सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 cm गिवन Z 0.25 दिया हुआ 1.96 दिया हुआ है। यहाँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है सेमेस्टर 4 यूनिट 3 पार्ट 1 का जो मैं बनाया हूँ वीडियो, उसमें आया हुआ है। देखिए इसको नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें आया है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सिंगल सैंपल यूनिट 3 सेमेस्टर 4 पार्ट 1 में। इसमें 2 सैंपल दिया हुआ है, एक N1 हम लोग लेते हैं, एक N1 इजकल टू 1000 लिया हुआ है, एक सैंपल लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है इसका x1 बार लिखा हुआ है आपका 67.5 लिखा हुआ है cm, और N2 लिखा हुआ है आपका N2 लिखा हुआ है 2000, और x2 बार लिखा हुआ है आपका 68 cm। ये आपका गिवन है, यानी मीन हम लोगों का गिवन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है आपका 2.5, ये गिवन है आपका।
अब हम लोग सेट हाइपोथेसिस करेंगे। यहाँ पर सेट हाइपोथेसिस, ऐसा क्वेश्चन में हाइपोथेसिस टेस्ट सेट करते हैं। सेट हाइपोथेसिस, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम लोग एच नोट सपोज करते हैं, और एच नोट को क्या लेंगे हम लोग, μ1 इजिकल टू μ2। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग क्या लेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 लेंगे, और H1 को क्या लेंगे, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। इसका मतलब टू टेल टेस्ट होगा, दोनों इक्वल नहीं है तो टू टेल्ड टेस्ट होगा ये आपका। और टू टेल्ड टेस्ट के लिए हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। टेक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है, 1.96। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं तो टू टेल टेस्ट के लिए अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा नहीं, जेड अल्फा का जो वैल्यू होता है 1.96 होता है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जेड इजिकल टू फॉर्मूला होता है आपका x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा रूट अंडर 1/n1 प्लस 1/n2। ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या देंगे, x1 बार 67.5 है, माइनस x2 बार है 68, डिवाइडेड बाई सिग्मा दिया हुआ है 2.5, और अंडर रूट लिखेंगे 1/1000 प्लस 1/2000, ये लिखेंगे फॉर्मूला। n1 और n2 के जगह पर हम लोग वैल्यू दे दिए, n1 और n2 का वैल्यू दे दिए। यहाँ पर 67.5 माइनस 68, माइनस में आएगा माइनस 0.5 आएगा, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस 5.1640 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, अब कंक्लूजन देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, z इजिकल टू माइनस 5.1640, ये आ गया आपका। तो हम लोगों का क्या कंक्लूजन में अब लिखेंगे, यहाँ पर z का वैल्यू हम लोग निकाल दिए फॉर z टेस्ट से। कंक्लूजन में देखिए लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो 5.1 हुआ, इसका देयरफॉर मॉडुलस आप कर सकते हैं, मॉडुलस z इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 5.640, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर 1 भी है, 5.1640, यानी मॉडुलस z का जो वैल्यू आएगा आपका 5.1640। तो ये जो 5.160 है तो लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z 5.1640 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, जो z दिया हुआ है 1.96 से बड़ा है। जब बड़ा है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। We reject the null hypothesis H naught, यानी that is sample are certainly not drawn from the same population with the standard deviation 2.5। यही मेरा होगा, यानी H naught रिजेक्ट होगा। जो स्टार्टिंग में जो H naught हम लोग सपोज किए हैं μ1 इक्वल टू μ2, जो गलत है, ये आप जब रिजेक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए बी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब μ1 इक्वल टू जो μ2 दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग का करेक्ट है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो वही मैं यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखेंगे। ये 6 का ए था, अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए 6 का बी में ये भी आपको हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हम लोग का हाइपोथेसिस से जेड टेस्ट से पूछा है। एयर क्रू escape system of powered by a solid propellant
द बर्निंग रेट ऑफ दिस प्रोपेलेंट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट characteristics specimen required that the mean burning rate must be 50 cm per second. We know that the standard deviation of the burning rate is sigma is equal to 2 दिया हुआ है cm per second, and the experimenters decided to specify a type 1 error probability or significance level 5.05 and select a random sample of n is equal to 25, n का 25 दिया हुआ है, and obtain a sample average burning rate x is equal to 51.3 cm. What conclusion should be drawn? ये भी क्वेश्चन मेरा प्रीवियस जो वीडियो है सेमेस्टर 4 का उसमें बनाया हुआ है, लेकिन उसमें डेटा थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1, डेटा चेंज किया हुआ है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिंगल सैंपल के लिए यूनिट 3 और सेमेस्टर 4 पार्ट 1 का वीडियो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ओके स्टूडेंट्स, उसी से क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाता हूँ। गिवन यहाँ पर मीन इक्वल टू गिवन है आपका, मीन म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 50, ये गिवन है आपका। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपका सिग्मा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% लेते हैं, या दिया हुआ है हम लोगों का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल टू 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, यानी 0.05। इसको हम लोग अल्फा सपोज कर लिए। अब n इक्वल टू दिया हुआ है, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, n इक्वल टू 25 दिया हुआ है। और एवरेज हम लोग का जो दिया हुआ है, एवरेज बर्निंग रेट जो दिया हुआ है, एवरेज बर्निंग रेट जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपका x बार इक्वल टू दिया हुआ है 51.3 cm पर सेकेंड, ये गिवन है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट सेट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सेट हाइपोथेसिस सेट करेंगे। तो पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस लेंगे, नल हाइपोथेसिस H0 लेंगे। H0 क्या लेंगे हम लोग? H0 इक्वल टू लेंगे H0 म्यू इक्वल टू 50। इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 50। यहाँ पर 50 लिए, म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 हुआ, यानी ये टू टेल टेस्ट होगा, टू टेल टेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर क्या होगा आपका? हियर जेड इज इक्वल टू, हियर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जेड इज इक्वल टू 1.96, 2%। यहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का होता है। अब हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू जेड टेस्ट के लिए हम लोग क्या लेंगे? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट अंडर एन। तो यहाँ पर एक्स बार दिया हुआ है आपका, एक्स बार दिया हुआ है 51.3 माइनस 50 डिवाइडेड बाई सिग्मा दिया हुआ है आपका। देखिए सिग्मा कितना दिया हुआ है? सिग्मा 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन, एन दिया हुआ है आपका 25, ये होगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3.25। यहाँ पर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 3.25 होगा।
यहाँ पर देखिए z इजकल टू 3.25 होगा। देयरफॉर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z 3.25 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z 1.96। ये 3.25 1.96 के ग्रेटर है, इसीलिए हम लोग H नोट इज रिजेक्टेड। हेंस मीन बर्निंग रेट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, यानी जो हम लोग कंसिडर किए हैं म्यू इक्वल टू 50 वो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का ए हम लोग अगले पार्ट में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पहले लिखा गया है मेरा, उसके बाद 7 का ए लिखे। 7 का ये है आपका, 7 का ए देखिए ये है जो कि रैंक टेस्ट से पूछा है। यहाँ पर देखिए सैंपल, ये रैंक टेस्ट से पूछा है आपका। यहाँ पर यूज द साइन टेस्ट से पूछा है, रैंक टेस्ट से नहीं पूछा है, यूज द साइन टेस्ट पूछा है, विल्किंसन साइन टेस्ट पूछा है। यहाँ पर ए में पूछा है, बी में पूछा है आपका टी टेस्ट से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ए मशीन आईडी डिजाइन टू प्रोड्यूस इन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ द एवरेज थिकनेस 0.025 cm है। रैंडम सैंपल ऑफ 10 बासर्स was found to have thickness 0.024 cm with a standard deviation दिया हुआ है 0.002 cm। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये गिवन है आपका। ये क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ लिखने के लिए। ये क्वेश्चन भी आप टेस्ट में जब मेरा देखेंगे, मेरा प्रीवियस जो वीडियो देखेंगे जो मैं सेमेस्टर 4 के लिए मैं बनाया हूँ यूनिट 3 के लिए, उसमें मेरा सोल्व किया हुआ है, ये आपका टी टेस्ट में सोल्व किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से बनाता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका गिवन डेटा है आपका एवरेज थिकनेस म्यू इक्वल टू 0.025 दिया हुआ है आपका। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एन जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 नंबर ऑफ वाशर्स SHERS वाशर्स दिया हुआ है, और एक्स बार आपका दिया हुआ है 0.024 cm दिया हुआ है। अब दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है S इक्वल टू 0.002 cm। ऐसा क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बनाया हुआ हूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ है आपका 2.26 ये दिया हुआ है आपका। अब आपका दिया हुआ है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे इसमें। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग टी की जो बात करेंगे, टी का फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन रूट अंडर n माइनस 1। जब ये एस स्टैंडर्ड डेविएशन एस रहता है तो n माइनस 1 होता है, और इसका जब वैल्यू लिखोगे तो 0.024 माइनस 0.025 डिवाइडेड बाई एस का वैल्यू दिया हुआ 0.002 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, और जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई 0.002 डिवाइडेड बाई 3, और इसका जो वैल्यू आएगा माइनस 1.5 आएगा। इसका जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा माइनस 1.5 आएगा। यहाँ पर देखते हैं हियर कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी जो मॉडुलस लेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ माइनस 1.5 यानी t इक्वल टू मॉडुलस लेंगे 1.5 इज लेस देन 2.26, इससे लेस आता है। ये जो हम आपका दिया हुआ टेबलेटेड वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस 1.5 या प्लस, यहाँ पर मॉडुलस के लिख देते हैं 1.5 लेस देन
माइनस, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं -1.5। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ टी, कैलकुलेटेड विद मॉडुलस ऑफ टी 1.5 लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू है आपका 2.26। देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड। यहाँ पर मॉडुलस लिखा हुआ 1 नहीं लिखा हुआ है, मॉडुलस लिखा हुआ है, इज एक्सेप्टेड। एच नॉट इज accepted. The deviation is not significant. Therefore, the deviation is not significant. देखिए क्वेश्चन नंबर 7A, ये आपका यूज साइन टेस्ट है, यूज साइन टेस्ट है, रैंक टेस्ट नहीं है। मैं जो वीडियो बनाया हूँ वो विल्किंसन साइन रैंक टेस्ट का बनाया हूँ। आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन टेस्ट से। तो 10 सैंपल गिवन है आपका, जो डेटा आपका गिवन है सैंपल का, ये दिया हुआ 7.91, 7.85, 6.82, 8.01 एटसेट्रा दिया हुआ है। पीएच ऑफ मीडियन दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 7। डू द सैंपल डेटा indicate that this statement is correct, use sign test, अल्फा इजकल टू गिवन है आपका। ओनली ये साइन टेस्ट बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर सिमिलर चेंज डेटा लिख दिया हुआ, लेकिन ये नहीं आपका पूछा हुआ है, साइन रैंक टेस्ट नहीं पूछा हुआ है, ओनली साइन टेस्ट ही पूछा हुआ है, इसलिए साइन रैंक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर गिवन डेटा आपका है जो पीएच वैल्यू ऑफ द सैंपल हम लोग लिख दिए हैं। मीडियन दिया हुआ है आपका 7, इसको ईटा ले लिए हैं। नल हाइपोथेसिस एच नोट को हम लोग सपोज कर लिए हैं 7 ईटा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ईटा इज नॉट इक्वल टू 7, टोटल टेस्ट होगा। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस भी है, हम लोग ईच और ऑब्जर्वेशंस में हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, xi इस ये डेटा को मैं लिख रहा हूँ 7.91, 7.85, 85, ये मैं पूरा डेटा को लिख रहा हूँ। ये देखिए आपका 7.1, 7.85, 6.85 एटसेट्रा में डेटा को लिख दिया हूँ। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं 7 फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ईच ऑब्जर्वेशन में हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो ये 0.91 होगा। ये 7.85 माइनस 7 अगर जो करेंगे तो 0.85 होगा। ये निगेटिव आपका होगा और एक ये निगेटिव होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग DI फाइंड आउट कर लिए। DI फाइंड आउट करने के लिए हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। साइन किसका देखना है, साइन इसका देखना है। देखिए ये माइनस साइन में है इसलिए माइनस लिखे, ये माइनस साइन है माइनस लिखे, बाकी सभी को हम लोग प्लस लिखे। यहाँ पर डेटा पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग को 10 डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन देखिए कौन हो गया, यहाँ पर साइंस हम लोग लिख लिए SIGNS, साइंस लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइंस कितना हुआ, पॉजिटिव साइंस कितना हुआ, पॉजिटिव साइंस हुआ 8 और निगेटिव पॉजिटिव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव साइन हुआ आपका 8 हुआ। और निगेटिव साइन कितना हुआ, निगेटिव साइन हुआ 2। तो हम लोग इसमें लिखते हैं मिनिमम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करिए। मिनिमम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लिखते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इक्वल टू होगा मिनिमम 8 और 2, और दैट मीन्स ये यानी मिनिमम पॉजिटिव और नेगेटिव जो हुआ आपका 8 और 2 हुआ। इसको आप T लिख सकते हैं, इसको आप T लिख सकते हैं। T इक्वल टू मिनिमम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी 2 हुआ। जो मिनिमम होता है वो लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा,
यहाँ पर n इजिकल टू 10 है, n इजिकल टू 10 है, अल्फा इजिकल टू 0.05 है, यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है आपका। तो क्रिटिकल वैल्यू फॉर a student क्रिटिकल वैल्यू फॉर अ स्टूडेंट 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, यानी क्रिटिकल वैल्यू हम लोगों का 1 होगा। यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है? कैलकुलेटेड वैल्यू 2 है आपका, विच इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। हम लोगों को जेड टेस्ट में पढ़ते थे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है तो एच नोट एक्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें होगा कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू आपका 1 है, उससे अगर ग्रेटर है तब इसमें एक्सेप्ट होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? एच नोट इज एक्सेप्टेड। उल्टा होता है उसका, एक्सेप्टेड। ओके स्टूडेंट्स, यही होगा, एच नोट इज एक्सेप्टेड। इसी तरह से क्वेश्चन आपका आया हुआ था इस बार। आप देखे होंगे कि मेरा प्रीवियस वीडियो जो था, जो सेमेस्टर 4 के लिए मैं बनाया था, उससे आपका ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उस वीडियो से आए थे। इसका मतलब वो वीडियो फायदेमंद था। ओके स्टूडेंट्स, फिर से क्वेश्चन मिला लेंगे, कहीं पर अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8A, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, सेमेस्टर 4 का, यूनिट 4 असाइनमेंट प्रॉब्लम का है, पार्ट 2 बीटेक IPU में। जब देखेंगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इसमें हम लोग का प्रीवियस वीडियो जो सेमेस्टर 4 के लिए मैं यूनिट 4 बनाया हूँ, उसमें असाइनमेंट का ये प्रॉब्लम है, आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमाइज एजुकेशनल क्वालिटी। अगर मैक्सिमाइज एजुकेशनल क्वालिटी की जो बात करता है, तो सबसे पहले इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को, जो गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम ये है, इसको हम लोग पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो मैक्सिमम है आपका एलोकेशन, यानी 70 इसमें मैक्सिमम है, तो सभी एलिमेंट में 70 में सभी एलिमेंट को हम लोग माइनस करेंगे। जैसे 70 में अगर 60 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 70 में अगर 40 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, एटसेट्रा हम लोग करेंगे। तो यही क्वेश्चन को मैं दूसरा पेज में करता हूँ, किस तरीके से ये देखिए, मैं एलोकेशन को मैं लिख दिया हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल जब बनाएंगे तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द हाईएस्ट, यानी इक्वल टू जो 7 है उसमें सबको हम लोग माइनस करेंगे। तो आपका जो बनेगा एंट्री जो बनेगा, देखिए 70 में 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, 70 में 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, 70 में 60 माइनस करेंगे तो 10, और 70 में 70 माइनस करेंगे तो 0। और ये आ जाएगा आपका 70 में 20 माइनस करेंगे तो 50, और 70 में 60 माइनस करेंगे तो 10, 70 में 50 माइनस करेंगे तो 20, और ये 0, और 20 माइनस करेंगे तो ये 50, और 30 माइनस करेंगे तो ये 40, और 40 माइनस करेंगे तो ये 30, और 60 माइनस करेंगे तो 10, और उसके बाद 30 माइनस करेंगे तो 40, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा आपका 30। ये मेरा इस तरीके से टेबल हुआ, ये नॉर्मल टेबल हुआ। अब हम लोगों का जो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि फर्स्ट रो में एक 0 लाते हैं, फिर फर्स्ट रो में मिनिमम माइनस करके एक 0 लाते हैं। तो फर्स्ट रो में ऑलरेडी एक 0 है, सेकेंड रो में ऑलरेडी 0 है, थर्ड रो में हम लोग को 0 नहीं है। तो थर्ड रो में क्या करेंगे हम लोग, कितने से माइनस करेंगे? थर्ड रो में हम लोग जो मिनिमम 10 है उससे माइनस करेंगे, तो दूसरा टेबल आएगा। दूसरा टेबल इस तरीके से आएगा, देखिए फर्स्ट रो को हम लोग को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, फर्स्ट रो हम लोगों का सेम रहेगा, क्योंकि एक जीरो लाना है। एक जीरो लाने के लिए जो मिनिमम
मिनिमम एलोकेशन है आपका, उससे माइनस करना है हम लोग को मिनिमम एंट्री से। तो यहाँ पर मिनिमम एंट्री 10 है, तो इसमें 10 से माइनस करेंगे और बाकी में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो में ऑलरेडी 1 0 है ही, 20 0। इसमें 10 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। थर्ड में देखिए मिनिमम आपका 30 है, थर्ड में मिनिमम 30 है, तो 30 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब सिमिलर कंडीशंस हम लोग करते हैं, सिमिलर कंडीशंस करते हैं हम लोग कॉलम में। तो सिमिलर इसके बाद जो टेबल आएगा आपका सिमिलर कंडीशंस, तो फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं है, फर्स्ट कॉलम में कोई 0 नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, थर्ड कॉलम में नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग जो मिनिमम एंट्री 10 है उससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आएगा। 10 माइनस करेंगे, इसमें 0 आएगा, इसमें 40 आएगा, इसमें 30 आएगा, 10 माइनस करना है और इसमें हम लोग को 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0 40 30 0, और इसमें मिनिमम है 10, तो 10 माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा। यानी कम से कम एटलीस्ट 1 0 हम लोगों को लाना है, एवरी रो और एवरी कॉलम में लाना है। तो ये 20 होगा आपका और ये भी 20 होगा। इसमें 10, इसमें 0 लेंगे, इसमें 10, इसमें 10 माइनस कर रहे हैं और इसमें 10 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये तो 0 0 0 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अब हम लोग को असाइन करेंगे। तो असाइन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में जो मिनिमम 0 है, जिसमें मिनिमम 0 है उसको हम लोग एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहला एलोकेशन देखिए, मिनिमम 0 इसमें थर्ड रो में है, तो इसको एलोकेट किए। जब इसको असाइन किए हम लोग, तो बाकी जो इससे कोरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम में 0 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मिनिमम 0 किस में बचा है आपका, या तो 10 में सेकेंड रो में बचा है, या तो हम लोग को फोर्थ रो में बचा है। तो हम लोग सेकेंड रो को असाइन कर दिए, इससे कोरेस्पॉन्डिंग कोई कॉलम में 0 नहीं है इसीलिए कट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग कर दिए फोर्थ रो में कर दिए। अब यहाँ पर जो बच गया आपका, अब यहाँ पर बच गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि इसको फोर्थ रो में हम लोग किए हैं, फोर्थ रो में किए हैं, 0 को असाइन किए हैं, तो ये कैंसिल होगा और जो रेस्ट बचेगा ये होगा। देखिए 4 रो है और 4 कॉलम है, तो मेरा नंबर ऑफ असाइनमेंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही आपका एबव टेबल इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमल, द एबव टेबल इज ऑप्टिमम 1। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा आपका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज प्रोफेसर 1। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। प्रोफेसर 1 यानी प्रोफेसर 1 जो पहला प्रोफेसर है वो कौन सा कोर्स को असाइन करेगा, हम लोग का पहला प्रोफेसर जो कोर्स का असाइनमेंट की करेगा, पहला प्रोफेसर कोर्स 3 को असाइनमेंट करेगा। कौन सा कोर्स को, देखिए पहला 3 का किया है तो कोर्स 3 लिखेंगे। दूसरा प्रोफेसर 2, कौन सा कोर्स को, कोर्स 2। और थर्ड प्रोफेसर 3 कोर्स की क्या हो जाएगा, कोर्स 4 होगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है आपका टीए कोर्स 1 को करेगा, टीए कोर्स 1 को करेगा। और जो मैक्सिमम एजुकेशन जो होगा, मैक्सिमम एजुकेशनल देखिए यहाँ चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिटी होगा, पहला है आपका 60। ये जो 60 जो देखेंगे हम लोग, इससे देखेंगे।
पहला कोर्स हम लोग का पहला जो कोर्स है आपका, इससे किया है तो इसको देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, और दूसरा में फिर इसको ऐड करेंगे, तीसरा में फिर इसको ऐड करेंगे, और चौथा कोर्स ये है तो इसको ऐड करेंगे। यानी हो जाएगा आपका 60 प्लस 60 प्लस 60 और प्लस 30, और जब इसको ऐड करोगे तो 210 होगा। ये तो आपका मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिटी होगा। इसी तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करते हैं, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी में है, यूजिंग भैम मेथड फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा है। चेक ऑप्टिमलिटी एंड हेंस फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैंने ऑप्टिमलिटी को भी चेक करना है और आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन का भी यूज करना है। यानी भैम मेथड से हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद मोडी मेथड से हम लोग इसका ऑप्टिमलिटी को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये आप मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखिएगा, यूनिट 4 बीटेक पार्ट 2 सेमेस्टर 4 का जो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें देखिएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए यहाँ पर सम ऑफ रिक्वायरमेंट और सम ऑफ एबिलिटी दोनों 43 है, इसीलिए ये सो इट इज ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय भैम मेथड। नाउ टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग भैम, यानी भैम के थ्रू हम लोग इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें रो डिफरेंसेज आपका एक फाइंड आउट करना पड़ता है, और यहाँ पर कॉलम डिफरेंसेज फाइंड आउट करना पड़ता है। रो डिफरेंसेज में क्या करते हैं, फर्स्ट रो में हम लोग मिनिमम एलोकेशन लेते हैं। तो मिनिमम इन कॉस्ट आपका 11 है आपका, उसके बाद का नेक्स्ट कॉस्ट है 14। तो 11 और 14 का हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 11 और 40 का कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर देखिए इसमें मिनिमम आपका 12 है, उसके बाद आता है 15, तो इसका डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, 3 आएगा। 15 माइनस 12, इसमें मिनिमम देखिए 16 है, उसके बाद है आपका 25, तो कितना हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो 14 और 16, 14 मिनिमम है, उसके बाद 16 है, तो हो जाएगा आपका इसमें 2 हो जाएगा। और इसकी जो बात करेंगे तो 15 है और 19 है, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 12 है और 16 है, तो इसमें हो जाएगा 4। और इसमें देखिए 11 है और 21 है, तो इसमें हो जाएगा आपका 10। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रो डिफरेंसेज और कॉलम डिफरेंसेज में जो मैक्सिमम होता है, जैसे इसमें मैक्सिमम 9 है और इसमें मैक्सिमम 10 है, तो 10 को हम लोग सर्किल कर देंगे, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट को हम लोग असाइन करेंगे। तो असाइन जब करेंगे, एलोकेट करेंगे, या असाइन कर सकते हैं, एलोकेट करेंगे, तो इसमें मिनिमम देखते हैं। मिनिमम कॉस्ट कौन है इसमें, 11। इससे कोरिस्पॉन्डिंग जो 4th कॉलम है उससे कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमम 11 है। 11 का रिक्वायरमेंट कितना है, 11, और 15 है अवेलेबिलिटी, तो 11 हम लोग इसमें एलोकेट कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये रो पूरा कैंसिल हो गया। और इसमें कितना बच गया, 4 आपका अवेलेबिलिटी बच गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग फिर से रो डिफरेंसेज निकालेंगे और कॉलम डिफरेंस। इसमें देखिए अब डैश हो जाएगा, और इसमें 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसकी बात करें तो 21 और 39 है, तो हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा। इस पर 12 और 16 है, तो इसका 4 हो जाएगा डिफरेंसेज। यहाँ पर 16 और 25 है, तो इसमें हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें 15 और 30 है, तो इसमें हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये डिफरेंसेज आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 18 है देखिए मैक्सिमम, और इधर है आपका 9 है मैक्सिमम। तो 18 जो मैक्सिमम है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग सर्किल कर दिए। तो इसमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, कॉलम में जो एलिमेंट है 21 है, कॉस्ट है जो छोटा है, तो 21 कॉस्ट में भी इसमें हम लोग एलोकेट करेंगे। लेकिन कितना एलोकेट करेंगे, इसमें अवेलेबिलिटी 4 है आपका, और रिक्वायरमेंट 13 है, तो हम लोग को 4 एलोकेट कर देंगे इसमें। तो इसमें कितना बच गया,
9 हम लोग का रिक्वायरमेंट बच गया। तो ये आपका रो, ये कॉलम आपका फिनिश हो गया। जब फिनिश हो गया तो इसमें अब कोई इसका रो डिफरेंसेज, कॉलम डिफरेंसेज नहीं आएगा, इसका 4 ही रहेगा। फिर से हम लोग रो डिफरेंसेज और कॉलम डिफरेंसेज फाइंड आउट करेंगे, और इसका आपका 9 ही होगा और इसका आपका 15 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर देखते हैं रो डिफरेंसेज में। यहाँ पर 12 मिनिमम है, उसके बाद 15 है तो 3 होगा। यहाँ पर देखिए 16 है और 25 है तो 9 होगा। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम है आपका रो डिफरेंसेज और कॉलम डिफरेंसेज में 15 है, तो 15 के कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में मिनिमम एलिमेंट है, मिनिमम सेल है आपका 15, तो इसमें एलोकेशन होगा। लेकिन इसमें कितना होगा, इधर 9 देखिए रिक्वायरमेंट है आपका, और यहाँ पर 6 आपका अवेलेबिलिटी है, तो 6 होगा, इसमें 6 एलो करेंगे हम लोग। तो ये आपका कॉलम फिनिश हो गया। यानी इसमें जो फिर से अगर डिफरेंसेज निकालेंगे तो इसमें कोई कॉलम डिफरेंसेज नहीं होगा, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, और इसमें कितना हो गया आपका 4, और इधर का डिफरेंसेज निकालेंगे तो हो जाएगा 4, इधर का डिफरेंसेज निकालेंगे तो हो जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉलम डिफरेंस 9 4 है, इसमें कॉलम डिफरेंस 4 9 है, तो मैक्सिमम आपका 9 है। तो 9 आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से आपका 16 पड़ रहा है मिनिमम कॉस्ट, इधर से भी 16 मिनिमम कॉस्ट कर रहा है, तो कोई भी ले सकते हैं। अगर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, तो देखिए 6 4 10, और यहाँ पर 3 बचा हुआ है आपका, तो यहाँ पर हम लोग का 3 होगा, एलोकेशन 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलोकेशन 3 होगा। जब यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर एक ही हम लोग का सेल बचा है, तो यहाँ पर हो गया 7, क्योंकि टोटल हम लोग का 10 था, तो 3 यहाँ पर हो गया, 7 यहाँ पर 10 हो गया। अब एलोकेशन यहाँ पर बच गया है, तो यहाँ पर एलोकेशन देखिए 7 है, तो ये 12 बच गया, तो ये 12 होगा आपका एलोकेशन। इस तरीके से हम लोग भैम में से भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग एलोकेशन करते हैं। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपको 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 11 है आपका, 11 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 21 प्लस 7 इंटू 25 और प्लस 12 इंटू 16, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ₹710 आएगा, यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड 710 हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ऑप्टिमलिटी चेक करना है हम लोग का, कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था चेक ऑप्टिमलिटी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था चेक, यहाँ पर देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेक CHECK होगा, चेक ऑप्टिमलिटी एंड हेंस फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए कि नंबर m प्लस n माइनस 1 होगा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर देखिए लिखेंगे सिंस m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ रो को m कहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग n कहेंगे। तो नंबर ऑफ रो आपका 3 है और कॉलम आपका 4 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और हम लोगों का देयर आर 6 एलोकेशन, यहाँ पर 6 हो गया तो इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, हम लोग का नंबर ऑफ एलोकेशन 6 ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हम लोग का ये हम लोग यूज मोडी मेथड कर सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिमल है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल हुआ तो ये ऑप्टिमल हुआ। नाउ यूज मोडी मेथड।
नाउ यूज MODI, मोडी मेथड। मोदी मेथड क्यों यूज करेंगे? टू इवेल्युएट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोडी मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एलोकेशन है वो लिख देते हैं इसको। यहाँ पर एलोकेशन हम लोग लिख देंगे कि कितना है, उसके बाद यूज करेंगे इसको। तो देखिए हम लोग पहले एलोकेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट पहले लिखेंगे, कॉस्ट है 19, यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे 14, 23 हम पहले लिख लेता हूँ। देखिए ये लोकेशन हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है। सबसे पहले हम लोग UI और VJ ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। UI VJ में हम लोग क्या करते हैं, E1 U2 U3 या V1 V2 V3 V4 किसी एक को हम लोग पहले 0 कंसिडर करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा एलोकेशन हो जिस रो या कॉलम्स में, उसको हम लोग यूज करेंगे 0 से। यानी यहाँ पर 1 2 3 एलोकेशन है, इसीलिए इसमें यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो हम लोग कंप्यूट क्या करेंगे, कंप्यूट फार्मूला करेंगे UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। और किसके लिए लिखेंगे, फॉर ऑक्युपाइड सेल के लिए लिखेंगे। तो ये 0 हम लोग को मिल गया है। तो इस ऑक्युपाइड सेल के लिए अगर जो करें तो ये ऑक्युपाइड सेल है आपका U2, यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे, U2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम V1 इक्वल टू C21 ये लिखेंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो U2 क्या है आपका 0 लिए हैं, प्लस V1 इक्वल टू C12 कितना है आपका कॉस्ट 15। देयरफॉर V1 इक्वल टू कितना हो गया 15। V1 का वैल्यू कितना हो गया 15। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, U2 प्लस V2 इक्वल टू C22। देखिए सेकेंड सेल है, सेकेंड 22 का सेल है, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का सेल है। तो ये लिखेंगे, इससे हम लोगों का U2 0 लेंगे और V2 लेंगे, हम लोग का V2 लेंगे इक्वल टू लेंगे 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 का वैल्यू 16, यहाँ पर 16। सिमिलरली हम लोग V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, V4 इक्वल टू 21। अब देखिए इसके V4 के लिए हम लोग ये क्या किए, U2 प्लस V4 इक्वल टू 21। देयरफॉर V4 इक्वल टू 21, क्योंकि U2 0 है हम लोग का। इसी तरह से हम लोग सभी का फाइंड आउट कर लेंगे और सभी का फाइंड आउट करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबको निकाल दिया हूँ। यहाँ पर U1 निकल गया, U2 निकल गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकल गया U3 V3 और U1, और सभी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोगों को फाइंड आउट होता है फॉर ऑक्युपाइड सेल के लिए हम लोग सभी को हम लोग। अब हम लोग अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम लोग नेट एवैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे। तो नेट एवैल्यूएशन अनऑक्युपाइड सेल का मतलब ये सेल के लिए, ये सेल के लिए, ये सेल के लिए, ये सेल के लिए, और ये सेल के लिए, और ये सेल के लिए। अगर अनऑक्युपाइड सेल ऑल निगेटिव आ जाता है आपका, इसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आता है, तो डेट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यानी जो करंट टेबल है जो ऑप्टिमल होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ZIJ माइनस CIJ को कहते हैं हम लोग नेट एवैल्यूएशन, और ZIJ माइनस CIJ इक्वल टू होता है UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो पहला देखिए क्या निकलेगा आपका, इसके लिए ये फर्स्ट आपका सेल है आपका, तो इसके लिए निकलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। तो Z11 माइनस C11 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस C11। तो यहाँ पर E1 कितना है आपका, E1 है आपका -10, प्लस V1 क्या है आपका 15, और माइनस C11 है आपका 19। तो ये जब अगर -10 प्लस 15 -10 प्लस 15 -19 क्या हो जाएगा -14। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
-14, यहाँ पर -14 लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे Z12 -C12 इक्वल टू E1 प्लस V2 -C12। तो E1 कितना है आपका -10 और V2 कितना है आपका 16 और माइनस कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 24, यहाँ पर -16 -10 प्लस 16 -14 इजकल टू हो जाएगा -8। ये भी आपका -8 आया। यानी हम लोग करते कैसे, हम लोग दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी -10 प्लस 15 -19, या हम लोग -10 प्लस 16 -14, तो ये आएगा। सिमिलरली हम लिख देते हैं इसमें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बाकी सभी को मैंने लिख दिया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -5, यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर आ जाएगा -9, यहाँ पर मैं कैलकुलेट किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑल नेट एवोल्यूशन निगेटिव है आपका, कोई पॉजिटिव नहीं है आपका, जीरो भी नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ऑल नेट एवोल्यूशंस Zij माइनस Cij लेस देन एन इक्वल टू 0, यानी नॉन पॉजिटिव, देयरफॉर करेंट ट्रांसपोर्टेशन टेबल इज ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा x14 इक्वल टू 11। इसको बोलते हैं x14 इक्वल टू 11, x21 इक्वल टू 6। इस तरीके से मैंने लिख दिया हूँ कि x21 इक्वल टू 6, x22 इक्वल टू 3 एंड x24 इक्वल टू 4, x32 इक्वल टू 7, x33 इक्वल टू 12। और ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हुआ वही जो होगा 11 इंटू 11 कैसे हुआ, ये 11 मल्टीप्लाइड बाई दिस कॉस्ट, 6 मल्टीप्लाइड बाई 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 25 और 12 मल्टीप्लाइड बाई 16, यानी टोटल 710 आया। ये डेट इज योर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो भोगल अप्रोक्सीमेशन देता है वही इसमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया है, आपका सेम आया है। इसका मतलब हम लोगों को भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सिंप्लेक्स मेथड का। यहाँ पर सोल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस देन एन इक्वल टू 6 एंड 4x1 प्लस 3x2 लेस देन एन इक्वल टू 12। इसमें आपका सेलेक्ट वेरिएबल S1 यूज होगा और सेलेक्ट वेरिएबल S2 यूज होगा। यहाँ पर तो हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है मेरा प्रीवियस वीडियो से यहाँ पर, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है जो सिंप्लेक्स मेथड में आपको बताए हुए हैं कि सेलेक्ट वेरिएबल कैसे लेंगे और सरप्लस वेरिएबल कैसे लेंगे। यहाँ पर आपका ये पहला जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें S1 सेलेक्ट वेरिएबल होगा, दूसरा में आपका S2 होगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, मैक्स Z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस 2x2 लेस देन एन इक्वल टू 6 एंड 4x1 प्लस 3x2 लेस देन एन इक्वल टू 12। चूंकि दोनों इनइक्वलिटी आपका लेस देन एन इक्वल टू है, इसीलिए हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सेलेक्ट वेरिएबल, यानी समथिंग हम लोग ऐड करेंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर सेलेक्ट वेरिएबल्स हम लोग ले लिए हैं S1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 और S2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। और जब LPP को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सेलेक्ट वेरिएबल हम लोग का ऐड होगा, तो हम लोग लिखेंगे आवर LPP कन्वर्ट्स एज मैक्स Z, लिखेंगे मैक्स Z सब मैक्स Z 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2, इस तरीके से होगा। और सब्जेक्ट टू होगा x1 प्लस 2x2 प्लस S1, एक सेलेक्ट वेरिएबल पहला सेलेक्ट वेरिएबल यूज किए और प्लस 0 इंटू S2 इक्वल टू 6। और दूसरा होगा आपका इसमें इसके लिए S2 यूज करेंगे तो 4x1 प्लस 3x2 प्लस 0 इंटू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 12। ये आपका स्टैंडर्ड LPP हुआ, हम लोग का इसको कन्वर्ट किए हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखेंगे x1 x2 S1 S2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम लोगों का फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हम लोग x1 और x2 को साइमल्टेनियसली 0 पुट करेंगे इसमें। तो S1 आएगा आपका 6 और S2 आएगा आपका 12। ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हुआ। तो अब हम लोगों का जो सिंप्लेक्स जो टेबल की जो बात करेंगे, तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनेगा आपका, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनेगा आपका यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बना लें, हम पहले बना देते हैं उसके बाद बताते हैं। ये देखिए इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर CV लिखेंगे कॉस्ट वेरिएबल बेसिक कॉस्ट, यहाँ पर B लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स, और XB लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स का सॉल्यूशन लिखेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर CJ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हम पहले जो मेथड मैं बता चुका हूँ आपका सेम 4 के लिए, यूनिट 4 में आप चेक करेंगे। 7500 x1 ये लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 75, तो वही हम लोग लिखे 7500 x1 x2 S1 S2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे S1 इक्वल टू 6 क्योंकि मेरा पहला 6 आया है, और S2 इक्वल टू 12, और इनिशियल जो इसका जो वैल्यू है आपका 0 और 0 है, ये 0 और 0 है वही लिखे हैं। अब यहाँ पर जो पहला इक्वेशन आएगा 1 2 1, क्या लिखेंगे 1 2 1 0। दूसरा है आपका 4 3 0 1। अब हम लोग निकालेंगे इसमें ZJ कैसे निकालते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये, दोनों को ऐड कर देंगे। इनिशियल में सभी 0 आएंगे, अब उसके बाद नेट एवल्यूशन निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ होता है, ZJ ये हुआ और CJ ये हुआ, तो हो गया -7 -5 और 0 और 0। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव है यानी -7 है, ये इंटर्स द बेसिस होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक x1 इंटर्स द बेसिस में इंटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पर जो x1 इंटर्स हुआ तो यहाँ पर लिखाएगा S1, तो रेशियो निकालेंगे, यानी 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इसमें से जो मिनिमम होता है, यहाँ पर 6 और 3 में जो मिनिमम होता है वो तो आपका बेसिक से आउट होगा, तो क्या लिखेंगे, S2 लीव्स द बेसिस, क्योंकि ये छोटा है, लीव्स द बेसिस को छोड़ेगा ये, यानी x1 इंटर होगा नेक्स्ट टेबल में, अब बेसिस को छोड़ेगा। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 4, ये आपका की एलिमेंट कहलाएगा, पिवोट एलिमेंट कहलाता है या तो की एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 जो हुआ लीडिंग एलिमेंट हुआ, लीडिंग एलिमेंट भी बोलते हैं एलिमेंट। इसमें नेक्स्ट टेबल बनेगा कैसे, 4 को हम लोग यूनिटी करेंगे और इसके बाद जो बच गया उसको हम लोग 0 करेंगे, यानी 4 को यूनिटी करेंगे और इसी के हेल्प से 1 को हम लोग 0 करेंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, इसमें ऑपरेशन क्या लिखाएगा आपका, देखिए ऑपरेशन क्या लिखाएगा, ऑपरेशन ये लिखाएगा आपका न्यू टेबल के लिए, ऑपरेशन R2 1/4 R2, और दूसरा लिखाएगा R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू, ये न्यू लिखाएगा, और ये टेबल बनेगा आपका इस तरीके से। ये जो सिंप्लेक्स जो टेबल बनेगा टेबल 1 हम लोग पहले ही जैसे बनता है उसी तरह से बना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए टेबल आपका ये बनेगा, इसमें हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, ये इस ऑपरेशन को R2 1/4 R2, यानी पूरे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसको हम लोग 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो देखिए न्यू ओल्ड और न्यू दोनों 1 1 है,
तो इसका मतलब हम लोग इसका यूज करें R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू। तो R1 ओल्ड आपका है आपका है 6 और 6 माइनस न्यू 3 है, तो ये 3 लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो 0 आना ही आना है। और यहाँ पर 2 माइनस कितना लिखेंगे 3/4, 2 माइनस 3/4। तो 2 माइनस 3/4 कितना होगा, देखिए यहाँ पर लिखते 2 माइनस 3/4, तो हो जाएगा आपका 8, 8 माइनस 3 5/4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/4। और इसको क्या लिखेंगे 1, और इसको क्या लिखेंगे, इसको देखिए क्या लिखेंगे 1 है ये, तो इसको ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ऑपरेशन करेंगे इसका R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू, तो आपका 0 5/4 1 माइनस 1/4। अब ZJ माइनस CJ हम लोग जब करेंगे तो ZJ पहले निकालेंगे, ZJ निकालेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये 7 होगा। और ये हो गया 21/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। तो ZJ माइनस CJ कितना हुआ, ZJ माइनस CJ देखिए कितना होगा, ये 0 हो गया, और ये 21/4 माइनस 5, तो हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7/4। यहाँ पर देखिए ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी इज ऑब्टेन्ड। ऑल ZJ माइनस CJ अगर ग्रेटर होता है तो कहेंगे ऑप्टिमलिटी इज ऑब्टेन्ड, और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो कहलाएगा आपका x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 0, और ऑप्टिमल सोल्यूशन ये हो जाएगा, ये 7 3 जा 21। देखिए ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होगा ऑब्टेन्ड हो जाएगा, और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मैक्स z इक्वल टू 21 एंड x1 इक्वल टू 3 x2 इक्वल टू 0। x2 इक्वल टू 0 क्यों, इसमें x2 है ही नहीं, इसलिए x2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका सिंप्लेक्स टेबल बनेगा, और सिंप्लेक्स मेथड में इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद 9 का बी देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। आप देखिए 3 jobs A, B, C are to be assigned to 3 machines U, V, W. The processing cost for the each job machine combination is shown in the matrix below. Find the allocation of the minimize the overall processing cost. तो यहाँ पर हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम 4 में जो हम वीडियो बनाए हैं, सेम 4 के लिए जो वीडियो बनाए हैं, यूनिट 4 असाइनमेंट प्रॉब्लम में पार्ट 2 और बीटेक IPU, यानी पार्ट 2 असाइनमेंट प्रॉब्लम का पार्ट 2 देखेंगे, पूरा सेमेस्टर 4 का पार्ट 2 नहीं देखना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम का पार्ट 2 देखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, M1 M2 M3 3 मशीन्स है और 3 जॉब्स है। इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और जब ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो हम लोग हंगेरियन मेथड इसमें यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो मेथड में क्या है कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है जो मिनिमम है, वो नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस कितना करेंगे हम लोग, 15 में 9 माइनस करेंगे, 15 में 9 माइनस करेंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे, 9 में 9 माइनस करेंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। सेकेंड रो में भी उसी तरह से 9 मिनिमम है तो 9 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। इसमें मिनिमम आपका 8 है तो 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो टेबल बनेगा इसका, अब हम लोग कॉलम में देखेंगे। कॉलम में देखेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये देखिए हम लोग को कॉलम में जो मिनिमम टर्म्स को माइनस करना है, लेकिन जिसमें 0 है उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें 0 है तो 602 ही होगा। इसमें आपका 1 मिनिमम है तो 1 माइनस करेंगे तो 0, ये 5 होगा और ये 3 होगा। हंगेरियन मेथड यही कह रहा है, आपका मेथड आप देखेंगे और इसमें हो जाएगा आपका 0 1 0। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट की बात करेंगे। तो असाइनमेंट में क्या करते हैं, जिसमें मिनिमम 0 रहता है जिस रो में, उसको असाइन करते हैं। तो इसमें मिनिमम 0 है आपका और एक इसमें 0 मिनिमम है, तो इसमें असाइन कर दिए, तो इससे कोरिस्पॉन्डिंग 0 नहीं है कॉलम में, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोरिस्पॉन्डिंग 0 आपका ये है तो इसको हम लोग कट करेंगे। नेक्स्ट आपका बच गया तो इसको हम लोग असाइन करेंगे। यानी 3 जॉब्स था और 3 मशीन्स था और 3 असाइनमेंट आपका आया है।
तो लिखेंगे द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। यहां पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्यों ऑब्टेन्ड हो जाएगा? क्योंकि 3 असाइनमेंट हम लोग का आ रहा है 3 मशीन से, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? J1 M2 में M2 को असाइन करेगा, जॉब J2 M1 को असाइन करेगा, और J3 करेगा आपका M3 को करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड मिनिमम कॉस्ट होगा आपका, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू होगा, देखिए J1 M2 को असाइन किया तो M2 10 है, तो यहां पर लिखेंगे 10। यहां पर देखिए J1 M2 को असाइन किया तो 10 है, J2 असाइन किया आपका M1 को, J2 असाइन किया M1 को, और M1 यहाँ पर 9 है तो +9 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? J3 असाइन किया आपको 8 को, तो इसीलिए हम लोग 8 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कितना आ जाएगा? मिनिमम कॉस्ट जो आएगा रुपीज ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 रुपीज, 27, दैट इज योर मिनिमम कॉस्ट हुआ इस असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो ये वेरी सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम था, आप इसको आराम से करते हैं। यही 9 क्वेश्चन आपका आया था इस बार सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर यूनिट 4 में देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन है, चारों का चारों इजी है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, और सभी यूनिट में उस तरीके से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। जो मेरा सोल्यूशन किया हुआ है सेमेस्टर 4 के लिए, जो प्रीवियस वीडियो में बनाया हूँ, उससे आपका 60 मार्क से एबव का क्वेश्चन टच कर गया है। आप उससे पढ़ करके आप पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो बच्चे इसको पढ़े होंगे उसका मार्क्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।